मूवी की शुरुआत में मोनोलिथ नाम की एक कंपनी के सीईओ को दिखाते हैं और वो अपनी कंपनी की बनाई हुई एक नई कार के बारे में बात कर रहा है। अब तक दुनिया में बनाई गई सभी टॉप एंड फीचर्स वाली कार में हमारी ये कार नंबर 1 है। इसमें बुलेट प्रूफ मिरर है और साथ ही नैनोटेक बॉडी आर्मर भी है। रियल लाइफ सिचुएशन में होने वाले लगभग 25 तरह के खतरों में इस कार के अंदर बैठे पैसेंजर को सुरक्षित रखने वाली टेक्नोलॉजीज इस कार में भरपूर है। यही नहीं, हमने इसमें वोल्ट मोड भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप ये मोड ऑन कर देते हैं तो कोई भी किसी भी कीमत पर कार को नहीं खोल पाएगा। ये हम दावे के साथ कहीं पर भी कहने को तैयार हैं। सीईओ इस कार के सारे फीचर्स बड़े ही गर्व के साथ बता रहा होता है और आखिर में वो कहता है कि इस कार में लिल्थ नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी है, जिसके माध्यम से जो चीजें की जा सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते। सुनकर लगता है कि ये आयरन मैन के जार्विस सिस्टम जैसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। एक और सीईओ इस कार की खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा होता है। तभी दूसरी ओर हमें वही कार हाईवे पे दिखाई जाती है। इस कार के अंदर हमारी मूवी की हीरोइन सैंड्रा को भी दिखाते हैं। सैंड्रा अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही होती है। कार का डैशबोर्ड हमें दिखाया जाता है जिसमें ग्रैनीज होम डिस्प्ले किया हुआ होता है। वहाँ जाने का रूट भी बढ़िया से डिस्प्ले में दिखाया जाता है। सैंड्रा के बारे में पूछो तो वो एक फ्रीकी पॉप सिंगर हुआ करती थी, पर अब उसने वो सब छोड़ दिया है। बच्चे के होने के बाद वो एक साधारण हाउसवाइफ बनकर अपनी खूबसूरत जिंदगी आराम से बिता रही है। पीछे से डेविड उसे प्यार से सैंड्रा सैंड्रा कहकर तुतला रहा होता है। लगता है उसने अभी हाल ही में बोलना शुरू किया है। सैंड्रा उसकी बात समझकर कहती है, ठीक है, तुम्हें गाना चाहिए ना, अभी तुम्हारा गाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कार के अंदर कुछ अनोखी चीजें दिखाकर उसे एंटरटेन कराती है। तभी अचानक एक आवाज आती है, हेलो मैम, मैं हूँ लिल्थ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ये सुनकर सैंड्रा कहती है, अरे डेविड, देखा तुमने, हमारी कार बोलती भी है। फिर वो लिल्थ से कहती है, सिर्फ सैंड्रा ही कहो। लिल्थ चाहे कितनी भी धमाकेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना हो, पर वह इंसानों के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकती, राइट? लिल्थ फिर पूछती है, ओके सैंड्रा, पीछे बैठा हुआ वो छोटा बच्चा कौन है? सैंड्रा बिल्कुल चकित हो जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है? लिल्थ जवाब देती है कि उसके वेट के अनुसार अगर इतना वेट हो तो एक बच्चा ही हो सकता है, ऐसा मैंने गैस किया है। उसकी बात सुनकर सैंड्रा सोचती है कि ये तो बड़ी रोस्तम लगती है। इस तरह उन दोनों की बातें चल रही होती है। फिर सैंड्रा उससे पूछती है, अच्छा बताओ मेरा वेट क्या है? लिल्थ ठीक वेट बता देती है। इस पर सैंड्रा कहती है, देखो इस बात को गर्ल्स का सीक्रेट समझकर तुम भूल जाना, ओके? तभी एक सिग्नल पर कार रुकती है। न जाने सैंड्रा को क्या सोचता है। वो लिल्थ से पूछती है कि क्या तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल रख सकती हूँ। तो सैंड्रा पूछती है कि मुझसे पहले इस कार में जो लोग ट्रेवल करते थे, क्या तुम उनके वेट के बारे में मुझे बता सकती हो? तब लिल्थ अपनी डिस्प्ले में उन सब के वेट दिखाती है। सैंड्रा ये कार पहली बार चला रही होती है। ये उसके हस्बैंड काल की कार है। डिस्प्ले में वेट दिखाकर वो जान जाती है कि उसके हस्बैंड काल का वेट और ये उसके फ्रेंड का वेट होगा, पर ये 50 केजी का वेट किसका हो सकता है? आखिर वो कौन है? सैंड्रा थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगती है। इतने में काल का कॉल आ जाता है, पर कॉल उठाने में वो जरा हिचकिचाती है। लगता है उसके और काल के बीच जरा सी टकरार चल रही है, पर वो कुछ देर बाद कॉल अटेंड कर देती है। काल वीडियो कॉल कर रहा होता है तो वो डेविड से कहती है, देखा बेटा कौन बात कर रहा है? इतने में डेविड पीछे से चिल्लाता है, डैडी डैडी। फिर उससे काल पूछता है, हे कहाँ जा रहे हो तुम? डेविड के कुछ बोलने से पहले सैंड्रा दूसरा सवाल करती है कि आप कहाँ हैं? तभी काल के रूम के पास से एक फ्लाइट के उड़ने की आवाज आती है। फिर सैंड्रा पूछती है, अच्छा तो फिर आप एयरपोर्ट के सामने वाले होटल में ही ठहरे हैं क्या? काल हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हम यहाँ एक मीटिंग के लिए आए हैं, अब मुझे जाना होगा और लौटने में लेट हो जाएगी। सैंड्रा रूखी आवाज में बातें कर रही होती है। इस बीच वो अपना फोन डेविड को देती है और उसका फेवरेट गेम लगाकर उसको देती है। फिर वो काल से बात करने लगती है। तब काल पूछता है, तुम्हें कैसी लगी ये कार? जानती हो इसमें बहुत सारे फीचर हैं। इस कार को खरीदे हुए 3 ही दिन हुए हैं, पर तुम्हारा तो ये पहला ड्राइव है, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो वो कहती है, एकदम सुपर्ब है। काल उसको और भी बातें बताता है, जैसे तुम इसके साथ अपना स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर सकती हो और फिर तुम इस कार की हर चीज अपने फोन से ऑपरेट कर सकती हो। कुछ देर इन्हीं बातों में गुजर रही होती है। इतने में काल कहता है कि उसे काम है और अब उसे जाना होगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। कट करके अगले सीन में सैंड्रा हाईवे के एक सुपरमार्केट में डेविड का डायपर चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ 3 लड़कियाँ आती है। तीनों ही टीनेजर्स हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाती हुई फन लविंग टाइप की लड़कियां हैं। उन्हें देखकर सैंड्रा स्माइल करती है। फिर मुड़कर डेविड से कहती है, कुछ साल पहले तुम्हारी मम्मी भी ऐसे ही थी बेटा। फिर वो डेविड के लिए कुछ चीजें खरीदती है। तभी वहाँ के टीवी में एक कार्टून चल रहा होता है। उस कार्टून में एक लोमड़ी पहाड़ से एक वोल्ट को दिखाकर उसे खोलती है। उसी वक्त सैंड्रा के पीछे एक आदमी आकर खड़ा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ।
मैं तो देखते ही पहचान गया था, आप एक सिंगर है ना। इतने में वो आदमी फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि हम सब दोस्त साथ में आए हैं, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा। अब सैंड्रा बिल्कुल इरिटेट हो जाती है और कहती है जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। वो फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता और कहता है ओह आप मैरिड हो, देख के तो ऐसा नहीं लगता। उससे छुटकारा पाकर जब सैंड्रा मुड़कर देखती है तो डेविड वहाँ नहीं होता। सैंड्रा घबराकर वहाँ सभी से पूछती है और डेविड डेविड चिल्लाती हुई वहाँ आसपास हर जगह ढूंढती है, पर डेविड का कहीं पता नहीं चलता। टेंशन में सैंड्रा को अपनी धड़कन सुनाई देने लगती है। आखिर में वो देखती है कि वो 3 लड़कियां और वो फ्लर्ट करने वाला आदमी एक ही ग्रुप के लोग हैं और वो डेविड को अपनी कार में बिठाकर उसके साथ खेल रहे होते हैं। ये देखकर सैंड्रा बहुत गुस्से में लाल हो जाती है। वहाँ जाकर चिल्लाकर कहती है कि यहाँ मेरी धड़कन रुक गई थी और बिना बताए तुम लोग मेरे बेटे को यहाँ ले आए। तब वो लड़कियां भी जरा गुस्से में कहती हैं, सुनिए मैडम, यहाँ आकर चिल्लाने के बजाय आप हमें थैंक यू बोलेंगे तो अच्छा होगा। एक छोटे बच्चे का ऐसा ध्यान रखेंगे आप। वो लड़कियां झगड़ने पे उतर आती हैं, साथ ही में उसके बॉयफ्रेंड्स भी उनका साथ देते हैं। गुस्से में आकर सैंड्रा डेविड को वहाँ से उठाती है और अपने कार में उसे बिठाकर खुद भी अंदर बैठ जाती है। फिर वो कार को अंदर से लॉक कर देती है। वो गैंग दरवाजा खोलने की बड़ी कोशिश करता है। इतने में सैंड्रा कार के अंदर वोल्ट मोड ऑन कर देती है। फिर वो लोग बाहर से कुछ भी नहीं कर पाते। फिर सैंड्रा वहाँ से निकल जाती है और हाईवे पर वापस पहुँच जाती है, लेकिन उसकी टेंशन अभी भी खत्म नहीं होती। ओके कूल डाउन ये कहकर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। ठीक है चलो अब मम्मी का गाना सुनेंगे। ओके डेविड से ऐसी बातें करके उसका टेंशन थोड़ा खत्म हो जाता है और वो फिर से नॉर्मल होकर कार को चलाने लगती है। अभी उसकी फ्रेंड जैसा का कॉल आता है और दोनों सहेलियां देर तक बातें कर रही होती हैं। जैसा के बारे में कहें तो वो एक बहुत ही बड़ी फ्रीक है और लाइफ में किसी भी किस्म के कमिटमेंट से दूर रहना पसंद करती है। बातें करते हुए वो सैंड्रा को बताती है, मैं एक होटल रूम में ठहरी हूँ, कुछ देर में मैं अपने बैंड के बाकी साथियों के साथ मिलने जाऊंगी। यूं ही बातें करते करते सैंड्रा अपनी जगह पर पहुंच गई होती है। तब सैंड्रा पूछती है, जैसा तुम्हारा वेट क्या है? आपको तो पता चल ही गया होगा कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। जैसा हैरान होकर पूछती है, अचानक ये सवाल क्यों कर रही हो तुम? बस यूं ही, खैर छोड़ो उस बात को। ऐसा कहकर सैंड्रा फिर पूछती है कि अच्छा तुम कहाँ हो? वहाँ रूम में तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? सैंड्रा को लगता है कि वहाँ जैसा के सिवाय और कोई भी है। जैसा कहती है, अरे ये क्या आज तुम सवाल पे सवाल करी जा रही हो, छोड़ो भी। अभी सैंड्रा को वहाँ किसी के फ्लाइट की टेक ऑफ होने की आवाज आती है। बस काम तमाम हो चुका था। सैंड्रा को अब पक्का यकीन हो जाता है कि जैसा वहाँ काल के साथ है और वो उससे पूछ ही लेती है कि तुम वहाँ मेरे हस्बैंड के साथ हो ना। जैसा जरा नर्वस नजर आती है और कहती है, नहीं मैं अकेली हूँ। अच्छा अकेली हो तो फिर मुझे पूरा कमरा दिखाओ, ऐसा सैंड्रा कहती है। इतने में जैसा कॉल कट कर देती है। अब गुस्से में सैंड्रा का खून खौल रहा होता है और वो पीछे बैठे डेविड को भी डांट देती है। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ के ही रहूंगी। ऐसा सोचकर सैंड्रा कार में नई डेस्टिनेशन फिक्स करती है। अब वो लॉस एंजलिस जा रही होती है। रास्ते में वो काल को भी फोन करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। पीछे बैठा डेविड भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं लगता। इस सिचुएशन में सैंड्रा तेजी से कार चला रही होती है। इतने में लिल्थ फिर बात करने लगती है और कहती है, हमारे रास्ते में आगे एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ट्रैफिक भी है। उस ट्रैफिक को क्रॉस करके जाना हो तो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो सैंड्रा पूछती है कि क्या कोई और रूट भी है, मुझे शॉर्टेस्ट रूट दिखाओ। लिल्थ कैलकुलेट करके बताती है कि यहाँ से 1000 फीट की दूरी पर एक टर्न है। अगर तुम वो टर्न ले लेती हो तो 50 मील की दूरी पर हम फिर एक हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। लिल्थ की बात मानते हुए सैंड्रा उस टर्न को ले लेती है और यही टर्न इस मूवी का भी एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि थ्रिल की शुरुआत यहीं से होती है। ये एक सुनसान और रेगिस्तान जैसा रास्ता होता है और यहाँ वहाँ 1-2 पेड़ होते तो कोई और बात थी, पर ये पूरी जगह एकदम बंजर लग रही है। इसी के बीच सैंड्रा अपनी कार चला रही होती है और अंधेरा भी होने लगता है। रास्ते भर लिल्थ उससे बातें कर रही होती है। वो कहती है कि सैंड्रा तुम्हें तो पता है कि इसमें ऑटो पायलट भी है, तुम थक गई हो तो सो सकती हो, मैं ड्राइविंग को संभाल लूंगी। नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, ऐसा कहकर सैंड्रा इनकार कर देती है। पर सैंड्रा अंदर से बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी है, क्योंकि वो पहले से टेंशन में थी और अब वो इस अनजान रास्ते पर जा रही है जहाँ बंजर जमीन के सिवा और कुछ भी नहीं है। बहुत देर ड्राइव करने के बाद उसे दूर एक लाइट की रोशनी दिखती है। उसे जरा तसल्ली हो जाती है कि शुक्र है इंसानों के रहने की जगह लग रही है, शायद यहाँ कोई मिल जाए। ऐसा सोचकर वो पास पहुँचती है, पर वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि वो एक पावर प्लांट है जहाँ सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स और बिजली के तार पड़े हुए हैं, किसी इंसान का नामो निशान नहीं है वहाँ। और ये देखकर तो वो और भी स्ट्रेस हो जाती है। वो फिर ड्राइव करने लगती है। कुछ देर की ड्राइव के बाद वो अपनी सिगरेट जलाती है और स्मोक करने लगती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक वार्निंग अलार्म बजने लगता है। वो उस हाई-फाई कार का स्मोक डिटेक्शन अलार्म होता है। तुरंत ही कार की सभी विंडो खुलने लगती है और अलार्म और जोर से बजने लगता है। चुटकी बजाने के अंदर लिल्थ चेतावनी देने लगती है कि कार को तुरंत सड़क के साइड में रोके और
जल्दी जल्दी कार से बाहर चले जाइए। सैंड्रा थोड़ा इरिटेट हो जाती है और कहती है, अरे यहाँ कोई आग थोड़ी ना लगी है, ये तो मैं ही स्मोक कर रही हूँ, प्लीज अपना अलार्म बंद करो। एक और अलार्म की ऊंची आवाज और दूसरी ओर सैंड्रा के इंस्ट्रक्शन लिल्थ को यानी कि कार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहती है कि इंस्ट्रक्शन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। सैंड्रा चिल्लाने लगती है, अलार्म को स्टॉप करो, सब कुछ स्टॉप करो, प्लीज सब कुछ स्टॉप करो। सैंड्रा को इस तरह टेंशन में चिल्लाते देख डेविड डर जाता है। तभी लिल्थ पूछती है कि क्या आपको मैनुअल मोड में जाना है, आर यू श्योर कि आपको मैनुअल मोड में ही जाना है? तो सैंड्रा जोर से कहती है कि हाँ मुझे मैनुअल मोड में ही जाना है। फिर वो एक बटन प्रेस करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑफ कर देती है। अब कार के सारे ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल से बाहर आ गए हैं और अब वो मैनुअल में चली गई है। इतने में डेविड डर के मारे रो रहा होता है। सैंड्रा और भी चिड़चिड़ी हो जाती है और टेंशन में चिल्लाते हुए कार चलाती है। अचानक कार के आगे कुछ आ जाता है और धड़ की एक आवाज आती है। मालूम होता है कि ये हिरन कार के नीचे आ गया है और टायर में फंस चुका होता है। अब डेविड और भी बिलखना शुरू कर देता है और वीजिंग का प्रॉब्लम होने के कारण उसकी हालत और भी बुरी हो जाती है। तब सैंड्रा उसका इनहेलर निकालकर उसको 2 पफ्स देती है और कहती है, डरो मत बेबी, सब ठीक हो जाएगा, ओके। उसे शांत करने के लिए उसे अपना मोबाइल देती है और कहती है, ये लो बेटा, तुम इसमें अपना फेवरेट टर्टल गेम खेलो, ओके। मॉम बस बाहर जाकर देखेगी कि क्या हुआ है और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, ओके। ऐसा कहकर वो कार से उतरती है। बाहर आकर वो देखती है कि हिरन बुरी तरह से कार के पहिए के बीच फंस चुका है और दर्द के मारे तड़प रहा है। ये देखकर उसकी टेंशन और भी बढ़ जाती है। माथे पर हाथ रखती हुई चिल्लाती है, आज ये सब क्यों हो रहा है? इतने में कार का वार्निंग अलार्म भी बज रहा होता है क्योंकि डोर खुले हुए होते हैं। तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकते क्या? ऐसा कहकर वो कार के दरवाजा बंद कर देती है। अब कार को चलाने के लिए उस हिरन को निकालना पड़ेगा, पर हिरन पहिए के बीच में बहुत ज्यादा फंस चुका होता है। उसे बाहर निकालने के लिए सैंड्रा वहां पास के एक लंबी लकड़ी को लेकर आती है। तब क्या होता है कि अंदर बैठा हुआ नटखट बच्चा टर्टल गेम खेलने के बजाय उस कार के ऐप को खोल देता है। कार उस ऐप के साथ कनेक्ट हो जाती है। फिर वो ऐप के सारे ऑप्शन देखता है और आखिर में वो कार का वोल्ट मोड ऑन कर देता है। ये देखकर हमारे मन में आता है कि अबे तुझे ऑन करने के लिए कुछ और नहीं मिला था क्या? उस ऑप्शन को ऑन करते ही सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं, सारी विंडोज खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। विंडोज और डोर के बंद होने की आवाज सुनकर सैंड्रा का तो जैसे दिल बाहर आ गया हो। वो कार के डोर की तरफ भागती है और किसी तरह विंडो के बंद होने के पहले उस छड़ी को अंदर घुसा देती है, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम था। सिर्फ 2-3 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। विंडोज ग्लासेस उस छड़ी को तोड़ते हुए पूरी तरह बंद हो जाते हैं। अब कार पूरी तरह से लॉक हो जाती है। सैंड्रा ग्लासेस को पीटती है और चिल्लाती है, ओपन करो, ओपन करो। तभी वो देखती है कि डेविड के हाथ में उसका फोन है। फिर वो उसकी तरफ भागती है, बेबी प्लीज उसे इस तरफ से स्वाइप कर दो बेटा। वो चिल्लाकर ये सब कह रही होती है, और आप सोचिए 2 साल के बच्चे की समझ में कुछ आएगा क्या? फिर भी सैंड्रा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरह इस कार को अनलॉक कर दूं। तभी बच्चे के हाथ से फोन फिसलकर नीचे गिर जाता है। ऊपर से उस बच्चे को सीट बेल्ट से भी टाइट से बांधा हुआ होता है। बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। सैंड्रा उस कार के बारे में खूब जानती है। वो उस सुनसान जगह पर खड़ी होकर हेल्प हेल्प कहकर चीखती है, चिल्लाती है, पर वापस दूसरी तरफ आती है और दरवाजा पीटती हुई चिल्लाती है, लिल्थ प्लीज मेहरबानी करके दरवाजा खोल दो, अंदर बच्चा है, मैं सैंड्रा हूँ, मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है या नहीं? इसी तरह वो बेबस हालात में बहुत देर तक कार से विनती कर रही होती है, पर क्या करें, उसने तो कार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से ऑफ कर दिया होता है। दिस इज ब्लडी मैनुअल, दैट्स इट। टेंशन और गुस्से में वो जाती है और एक बड़ा पत्थर उठा लेती है। उससे वो बहुत देर तक कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करती है। इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो तो बुलेट प्रूफ शीशे रहते हैं। इस तरह कार को पत्थर से तोड़ने के साथ अलार्म चालू हो जाता है। इन सब के बीच अंदर बैठा डेविड चीखने लगता है। वीजिंग के कारण वो हांफने लगता है। उसकी खराब हालत और भी खराब होने लगती है। अगर वो ज्यादा देर तक हांफेगा या रोएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए किसी तरह उसका रोना बंद करवाना होगा। ये सब सोचकर सैंड्रा उसकी तरफ आती है और पी का बू कहकर उसके साथ लुका छिपी खेलना शुरू करती है। अंदर हंसते देख डेविड भी हंसने लगता है। डेविड को देखकर वो हंसती है, पर जब उसे छुपती है तो वो घबराकर रो रही होती है। इस तरह खेल खेल में डेविड का रोना बंद हो जाता है। फिर वो कहती है, देखो बेटा तुम यही रहना, मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मैं बस थोड़ी दूर जाकर देखूंगी कि मदद करने वाला यहाँ कोई है कि नहीं। फिर वो कार से थोड़ी दूर चलने लगती है। वहाँ कुछ भयानक आवाजें आ रही होती है। कहीं से सियार की चीखने की आवाज आ रही होती है। चलते चलते वो उसी पावर प्लांट के पास जाती है और हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाती है। वहाँ इंसान के नाम के वास्ते मक्खी मच्छर भी नहीं होते, बाहर ताला भी लगा होता है। ये देखकर वो फेंस पर चढ़ जाती है, शायद अंदर कोई मदद मिल जाए। फेंस पर चढ़ते चढ़ते उसके हाथ छिल जाते हैं और वो किसी तरह अंदर कूद जाती है। अंदर वो एक कमरे में पहुंचती है और वहाँ की लाइट ऑन करती है। कमरे में जाकर उसके चेहरे पर 1000 वॉट का बल्ब जलने लगता है और वो खुश हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फोन होता है। वो उस फोन को उठाकर हेलो कहती है। तब उसमें से वॉइस मेल के मैसेज आने लगते हैं। वो सोचती है कि इन सब मैसेज के आने के बाद मैं कॉल करूंगी,
मैसेज के खत्म होने का इंतजार करते करते उसके चेहरे की खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ती नजर आती है। उस फोन के वॉइस मैसेज में कहा जाता है कि ये प्लांट पूरी तरह से बंद हो चुका है, अब यहाँ कोई काम नहीं होता, यहाँ का फोन कनेक्शन और नेटवर्क अब काम नहीं करते। इतना सुनकर सैंड्रा गुस्से में उस फोन को हथौड़ा मारती है। गुस्से में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। फिर वो कमरे में और कोई काम की चीजें ढूंढती है। उसे एक टॉर्च मिलती है, वो उसे उठाकर रख लेती है। कुछ काम की चीजें वहाँ मिलती हैं और उन सबको उठा लेती है। फिर वो वहाँ रखे एक फायर एक्सटिंग्विशर को उठाने की कोशिश करती है, पर वो बहुत भारी होता है, इसलिए उसे छोड़ देती है। फिर वो एक स्पैनर उठाती है। यहाँ और देर रुकने से कोई फायदा नहीं, ऐसा सोचकर वो सारी चीजें बटोरती है और वहाँ से निकलती है। बाहर आते ही उसे किसी भयानक जानवर के घुराने की आवाज आती है। तभी वो टॉर्च चलाती है और अपने आसपास देखती है। अचानक वो किसी चीज को देखती है और वो एकदम घबरा जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। भागकर अपनी कार की ओर आती है और कार के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। डेविड अंदर बैठकर उसे देखकर मम्मी मम्मी कहकर हंसने लगता है, पर सैंड्रा वहाँ बैठी डर के मारे कांप रही होती है। वो इधर उधर टॉर्च मारकर देख रही होती है कि कोई है तो नहीं। तब वो देखती है कि वहाँ कोई बड़ा जानवर नहीं बल्कि एक जंगली कुत्ता है, एक पागल जंगली कुत्ता। वो सैंड्रा को अपना शिकार बनाने के लिए कार के ऊपर चढ़ रहा होता है। उसे देखकर डेविड फिर हाँफने लगता है। अब सैंड्रा क्या करे, वो झट से अपने स्पैनर निकालती है और कार के ऊपर ठोकने लगती है। इसकी वजह से कार का अलार्म चालू हो जाता है। अलार्म सुनकर वो जंगली कुत्ता डर के वहाँ से भाग जाता है। डेविड ने अब फिर से रोना शुरू कर दिया होता है। इतने में सैंड्रा उसके पास आ जाती है और कहती है, नहीं बेटा रोते नहीं, इधर देखो, मॉम को देखो, गहरी सांस लो, हाँ हाँ ऐसे ही सांस लो, गुड। ये सब कहकर वो डेविड को किसी तरह नॉर्मली ब्रीथ करवाती है। बेचारी सैंड्रा बहुत थक चुकी होती है और सोच नहीं पाती कि आगे क्या करूं। वो कार के इर्द गिर्द चलना शुरू करती है। फिर वो अपनी सिगरेट जलाती है और स्मोक करती है। सोचते सोचते कार के बोनट पर लेट जाती है और आसमान को ताकने लगती है। लेटे लेटे सोचती है, क्या काल मुझे लेने आएगा? अभी तक तो उसका कॉल आ जाना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं मिलेगा, जरूर उसने मेरे घर में फोन किया होगा। फिर वो अपने बेटे को कहती है कि बेटा पापा हमें ढूंढते हुए जरूर आएंगे, घबराना नहीं। तभी उसे एक बात अचानक याद आती है। इस सड़क पर मुड़ते हुए उसने एक बोर्ड देखा था जिस पर किसी एयरपोर्ट का जिक्र किया हुआ था। हाँ यार, उसमें तो एयरपोर्ट ही लिखा हुआ था। ये बात वो डेविड के साथ शेयर करती है। डेविड सुनो बेटा, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ ही दूर पर एयरपोर्ट है, वहाँ से हमें मदद मिल सकती है। डेविड कहती हुई वो टॉर्च जलाकर देखती है तो वहाँ डेविड नहीं होता। ये देखते ही हमारा दिमाग भी सुन्न हो गया था। सैंड्रा टॉर्च की रोशनी में फिर देखती है तो पता चलता है कि एक तरफ का दरवाजा खुला है। वो दरवाजे के पास जाती है और डेविड कहकर अंदर टॉर्च मारती है। वहाँ देखती है कि एक पर्वत शिखर पर डेविड बैठा हुआ है। चौंक कर सैंड्रा डेविड कहकर चिल्लाती है। फिर उसकी आंख खुलती है और एक्चुअली वो बोनट पर लेटे हुए सपना देख रही थी। वो उठकर आती है और डेविड को देखती है। वो आंखें झपकाता हुआ बैठा हुआ होता है। सैंड्रा उससे पूछती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? कार के अंदर बहुत गर्मी होती है। बाहर की सारी गर्मी कार के अंदर उतर रही होती है। ऊपर से उसे कोट भी पहनाया हुआ होता है। ये देखकर सैंड्रा सोचती है, आज मैंने एक भी काम ठीक से नहीं किया। फिर डेविड से कहती है, बेटा अपनी जैकेट उतार दो, वो देखो वहाँ जिप है, उसे खोलो। पर वो बेचारा क्या समझ पाता। इतना ही नहीं, सीट बेल्ट लगाकर उसे बहुत टाइट बांधा हुआ होता है। वो भी कुछ चिड़चिड़ा होने लगता है। कुछ देर हंसता है तो कुछ देर रोता है। फिर नीचे गिरे हुए फोन को उठाने की कोशिश करता है। इतने में सैंड्रा कहती है, देखो स्वीटी, तुम उसे नहीं निकाल पाओगे, पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। यहाँ पास ही कोई एयरपोर्ट है, हमें वहाँ से जरूर कोई मदद मिल सकती है। तभी सैंड्रा महसूस करती है कि कार इतनी गर्म है, लगता है उबल रही है। तभी वो अपनी शर्ट निकालती है और कार के सनरूफ पर बिछा देती है और डेविड से कहती है, अब थोड़ी देर के लिए गर्मी कम हो जाएगी, मम्मी अभी वापस आ जाएगी, ओके। डेविड रोना शुरू कर देता है, पर सैंड्रा को दूसरा कोई रास्ता नहीं होता और वो दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से निकल जाती है। बेचारी सैंड्रा एयरपोर्ट को तलाशते हुए वहाँ चली जाती है। वो चलती जाती है, न जाने कितने घंटों तक चलती है। वो बहुत थक जाती है, ऊपर से सख्त धूप और एकदम सुनसान और बंजर जगह। थकान के मारे वो कुछ बड़बड़ाती भी चली जा रही है। जब हम घर वापस लौटेंगे ना बेटा, तो तुम्हारे पास एक सुपर कहानी होगी बताने के लिए। जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम वहाँ भी ये कहानी शेयर करना और मम्मी तुम्हें ये कहानी सुनाएगी, ओके। इस तरह बड़बड़ाती भी वो चली जाती है। तभी अचानक एक जगह पर उसे एक नदी के बहने की आवाज आती है। थैंक गॉड, पानी। सैंड्रा उस नदी के पानी से अपने आप को ठंडा करती है। फिर वो थोड़ा पानी पी लेती है। पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं होता, पर सैंड्रा ठान लेती है कि उसे किसी भी हालत में डेविड को सुरक्षित घर पहुंचाना है। वो फिर से आगे चलने लगती है। पहाड़, पथरीला रास्ता, बंजर जमीन इत्यादि को पार करके वो किसी तरह उस एयरपोर्ट के बोर्ड को देख लेती है। बोर्ड देखते ही सैंड्रा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। बोर्ड से आगे वो जब उतरकर देखती है तो उसे फिर से एक झटका लगता है। बात ये होती है कि वो बहुत समय से बंद पड़ा है। फिर भी वहाँ एक प्लेन खड़ा होता है, जिसे देखकर सैंड्रा की आशा बढ़ने लगती है। फिर पास जाके पता चलता है कि वो प्लेन भी एयरपोर्ट की तरह बिल्कुल खराब है। प्लेन के अंदर जाकर सैंड्रा ढूंढने लगती है कि कुछ काम की चीज मिल जाए। वहाँ उसे 2-3 शराब की बोतलें मिलती है, जिनमें से वो
थोड़ा पी लेती है। वो बहुत ही मायूस हो जाती है और प्लेन की एक सीट पर बैठकर रो रही होती है। तब वो अपने हाथ में रखी शराब की बोतल और लाइटर को देखती है। उसे वहाँ कुछ पुराने टायर्स दिखते हैं और वो उन पर शराब डालकर उनको जला देती है। फिर वो सिर्फ पानी के कैन लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसका आइडिया ये था कि टायर्स के जलने से जो धुआं निकलेगा उसे देखकर वहाँ उसकी मदद के लिए कोई आएगा। वो कई घंटे चलकर वापस उस नदी पर पहुंचती है और उस कैन में पानी भर लेती है। कैन बहुत भारी होता है और वो बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर चल रही होती है। उसे देखकर हमें भी उस पर तरस आता है। बहुत दूर इसी तरह चलने के बाद अब ना तो उसके शरीर में और ना ही उसके मन में शक्ति बची है। वो कैन को नीचे फेंकती है और उसे पैर से लुढ़काती हुई चली जाती है। कार के कुछ पास आते आते वो देखती है कि उसकी टी शर्ट नीचे गिरी पड़ी है। ओह नो, पता नहीं बेचारे डेविड का क्या हाल हुआ होगा। पता नहीं ये टी शर्ट कार के ऊपर से कैसी गिरी। ऐसा सोचते हुए वो कैन को उठाकर बहुत तेजी से कार की ओर भागने लगती है। वहाँ पहुंचकर देखती है कि कार के अंदर डेविड सख्त गर्मी से एकदम लाल हो चुका है। अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है। ये देखकर सेंड्रा बहुत ही नर्वस हो जाती है। बच्चे को बचाने की कोशिश में वो उस कैन का पानी कार के ऊपर डाल देती है ताकि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। इतनी ज्यादा गर्मी के कारण डेविड बेहोश हो जाता है। बाहर से सेंड्रा को उसकी हालत का कुछ पता भी नहीं चलता। पता नहीं बेचारा किस हालत से गुजरा होगा और कब बेहोश हुआ होगा। वो उन सारे ऑप्शन के बारे में सोचने लगती है जिनसे डेविड को वापस होश में लाया जा सकता है। झट से उसे एक बात याद आती है। जब वो अंदर स्मोक करने लगी थी तभी तुरंत कार की विंडोज खुल गई थी और किसी तरह कार के अंदर धुआं पहुंचाया जाए तो विंडो खुल जाएंगी। वो ऐसा सोचकर पास की लकड़ियां, पेड़ पौधे सब जलाने लगती है और कार के एक वेंट के पास दिखाती है। जैसा वो चाहती थी वैसा ही हो रहा था। धुआं कार के अंदर जा रहा था और स्मोक डिटेक्टर उसे डिटेक्ट भी कर रहा था। पर वो भूल गई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसने ऑफ कर रखी है। कार तो अभी भी मैनुअल मोड में है और वो भी पूरी तरह से लॉक्ड है। धुएं की वजह से अब कार के अंदर का टेम्परेचर और भी ज्यादा होने लगता है। अरे ये कैसा पागलपन, ये क्या कर रही हूँ मैं। ये कहकर वो जोर से अपना माथा पीटने लगती है। फिर वो आग में पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश करती है। तब उसे अपने पैर और उस कार पर इतना गुस्सा आता है कि वो स्पैनर को हाथ में लेकर कार को मारती है। अब मारने पीटने से कोई फायदा नहीं। तभी दिखाते हैं कि वो कार वहाँ से धीरे धीरे फेड हो रही है। थोड़ी देर में वहाँ एक और कार आती है। उस कार में सेंड्रा और उसका पति काल होता है। सेंड्रा कार से उतरकर उसी जगह पर खड़ी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसी जगह में अपने बच्चे को खो बैठी थी। अरे ये सब दिखाकर क्यों डरा रहे हो भाई, ऐसा सोचने का मन करता है भाई यहाँ पर। इतने में मूवी में सेंड्रा मुड़कर काल को देखती है और कहती है, नहीं इसका कारण मैं नहीं, तुम हो, सिर्फ तुम। ऐसा कहकर वो और रोने लगती है। कट करके दिखाते हैं कि ये भी एक सपना होता है। कार को स्पैनर से मारते हुए वो थक गई होती है और वो सो जाती है। आंखें खुलते ही वो फिर डेविड को आकर देखती है। टेम्परेचर अब बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है। साफ साफ नजर आ रहा होता है कि बेचारे डेविड की जान अब धीरे धीरे निकल रही है। सेंड्रा बहुत रोती है। उसके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया होता है। तभी वो देखती है कि डेविड के हाथ की उंगली जरा हिलती है। उसे थोड़ा चैन आता है कि शुक्र है मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, इसे किसी भी तरह इस कार से बचाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो रात वाला पागल जंगली कुत्ता वहाँ खड़ा है। हर गुजरते मिनट के साथ हालत और भी खराब होते जा रहे होते हैं। अब कुत्ता सेंड्रा को काटने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। अब आगे क्या होगा? जब हम ये सब सोच रहे होते हैं तब सेंड्रा भी यही सोच रही होती है। वो कार के ऊपर चढ़ने की सोचती है पर कार बहुत ही गर्म होती है। सेंड्रा झट से कार के नीचे चली जाती है। कुत्ता कार के चारों ओर घूम रहा होता है। सेंड्रा कार के नीचे डरी सहमी छुपी होती है। कुछ देर कुत्ता उस कार में फंसे हुए हिरन को खींचता है। एक्चुअली कार वहाँ अटकी उस हिरन की वजह से थी और पीछे बहुत बड़ा गड्ढा भी है। जैसे जैसे वो कुत्ता हिरन को खींचता है वैसे वैसे कार पीछे की तरफ बढ़ती जा रही होती है। अब सेंड्रा उस हिरन को पकड़ लेती है क्योंकि अगर हिरन बाहर आ गया तो कार पीछे खड्डे में जा गिरेगी। अंदर बैठा उसका बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। पर वो कुत्ता हिरन को पूरा बाहर खींच लेता है और उसे लेकर चला जाता है। अब सेंड्रा कार के नीचे से निकलती है और कार के पिछले हिस्से में जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। कार पर हाथ रखा तो जला देने वाली गर्मी होती है पर और कोई चारा नहीं होता। सेंड्रा किसी तरह कार को पीछे से होल्ड कर रही होती है। अगर हाथ हटा दिया तो कार पीछे आ जाएगी। वो ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती और कार गड्ढे के मुंह तक आ जाती है। पर किस्मत से वहाँ पर एक पत्थर होता है जो कार को खड्डे में गिरने से बचा लेता है। अब सेंड्रा बहुत थक चुकी होती है। उसके पूरे शरीर में घाव ही घाव है। वो उस पहाड़ के एज पर जाती है और घुटने टेक कर रोने लगती है। तुम मुझे मम्मी मम्मी कहते रहते हो ना बेटा, पर मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो बेबस होकर रोने लगती है। दूसरी ओर वो कुत्ता हिरन को काट कर खा रहा होता है। मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना ही होगा। इस तरह सोचते हुए सेंड्रा को एक आइडिया आता है। अब वो उस कुत्ते को देखती है और उसे सुपरमार्केट में टीवी पर दिखाए गए कार्टून की याद आती है। उसमें वो लोमड़ी पहाड़ से गिरकर एक वोल्ट खोलता है। तब उसे ख्याल आता है कि इस कार में 25 से भी ज्यादा डिजास्टर से बचने के उपाय डिजाइन किए गए हैं, जैसे सुपर सस्पेंशन इत्यादि। इसके फीचर में एक ये भी होता है कि चाहे कितनी भी हाइट से नीचे गिरे ये कार फिर से अपने आप को सीधे बैलेंस कर सकती है। इसके फीचर के बारे में सेंड्रा सोचने लगती है। कार के अंदर डेविड की जान धीरे धीरे निकल रही
होती है, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं बचा होता। सैंड्रा डिसाइड करती है कि वो रिस्क लेगी और कार को उस खड्डे में ढकेलेगी। वो फ्रंट बोनट पर अपना पैर रखती है और जोर से धक्का देती है। उसकी पीठ जलने लगती है, पर फिर भी कार पीछे की ओर नहीं जाती। पीछे जिस पत्थर के बल पर कार रुकी हुई है उसे हटाना होगा। तब सैंड्रा देखती है कि उसका स्पैनर उस जगह पर पड़ा हुआ है जहाँ वो पागल कुत्ता हिरन को खा रहा होता है। यहाँ हम जान जाते हैं कि यही सैंड्रा का आखिरी चांस है। इस सीन को देखते वक्त मुझे यही डायलॉग याद आ रहा था कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता और माँ से बड़ी कोई शक्ति भी नहीं होती। अपने शरीर के घाव की परवाह किए बिना सैंड्रा उस कुत्ते की ओर चलने लगती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे स्पैनर की जरूरत है। कुत्ता घुराने लगता है और सैंड्रा को काटने को दौड़ता है। तब सैंड्रा ऐसी चीखती है कि एक पल के लिए कुत्ता डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि अरे ये कौन है यार, मुझसे भी खतरनाक जानवर। सैंड्रा और चिल्लाकर उस कुत्ते पर अपना गुस्सा उतारती है। जान बचाकर कुत्ता वहां से भाग खड़ा होता है। अब वो स्पैनर उठाकर कार के पास आती है और उस पत्थर को तोड़ती है। फिर वो कार को धक्का देने लगती है। आप जरा सोचिए सिचुएशन को। सैंड्रा का इस कार की टेक्नोलॉजी पर विश्वास और उसके सोचने का लॉजिक भले ही ठीक हो, पर कार के अंदर 2 साल का बच्चा भी है। उस माँ के दिल की घबराहट और कंफ्यूजन इस सीन में दिखाया गया है। उस पहाड़ के ऊपर से कार गिरने लगती है और सैंड्रा के हाथ से कार छूटने लगती है। जब कार गिरने लगती है तो वो जमीन पर कहीं टच नहीं होती। इसे सेंस करके कार की कई सेटिंग एक्टिवेट होने लगती है। यही नहीं, तभी कार का सस्पेंशन हमें दिखाते हैं। कार के गिराव के अनुसार उसका सस्पेंशन भी बदलने लगता है। वो नीचे गिरकर चूर चूर होने लगती है और वो जगह धुएं से भर जाती है। पहाड़ के ऊपर से इसे देखते हुए सैंड्रा का दिल रुक जाता है। घबराती हुई वो नीचे उतरती है। पत्थर और चट्टान से टकराकर घायल होती हुई वो कार की ओर जाती है। वहां जाकर देखती है कि कार बड़ी अच्छी तरह से एक सेफ जगह पर लैंड हुई है। रोती भी वो कार के पास जाती है तो देखती है कि इस कार की इमरजेंसी के लिए डिजाइन की गई उस कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल गए हैं। कार के अंदर से वो अपने बेटे को उठाती है। बच्चे की हालत बदतर हो चुकी होती है। सैंड्रा की कुछ समझ में नहीं आता। वो बच्चे को लेकर एक और आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। डेविड को बाहर तो ले आई, पर अब उसे हॉस्पिटल कैसे पहुंचा जाए? कितनी वेदना में होगी वो माँ। कार भी टूट गई, अब सैंड्रा क्या करेगी? वो बेचारी रो रही होती है। तभी हमें कार के अंदर दिखाते हैं। पूरी मूवी में सिर्फ इस सीन में ही हमें असल में दिखाया जाता है कि आपातकाल में ये कार किस तरह से मदद कर सकती है। एक्चुअली कार अब रिबूट होने लगती है। सारी सेटिंग्स रिबूट हो जाती है। तब वो कार एक और सिग्नल देती है कि वो पहले की तरह ड्राइव करने लायक हो गई है। तभी सैंड्रा आंसू पोंछती भी आती है और कार के अंदर बैठती है। फिर वो कुछ सेटिंग चेंज करती है, जिसके बाद कार एक्टिवेट हो जाती है। गुड इवनिंग मैम कहकर ललित भी एक्टिवेट हो जाती है। सैंड्रा देर किए बिना मैप को सेट करती है। लिल्थ कहती है कि जहां हम हैं वहां से और कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ों के बीच में हम फंसे हुए हैं। बेशक यहाँ से कोई रास्ता नहीं, पर सैंड्रा हार मानने वाली नहीं थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को स्किड करवाती हुई और तेजी से चलाकर एक स्लोप पर खड़ी करती है। लेकिन कार वार्न करने लगती है कि ये तो नामुमकिन है और गाड़ी जरूर उलटकर गिर जाएगी। अब सैंड्रा को दिखाया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि उसने डेविड को सीट बेल्ट पहनाकर रेडी रखा हुआ है। कार की वार्निंग आती रहती है, नो चांस नो चांस। तभी सैंड्रा कार का ऑल टेरेन वाला 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन ऑन करती है। ऑन करते ही कार का सस्पेंशन क्या गजब तरीके से ऊपर आता है। एन वक्त पर सैंड्रा एक्सेलरेशन देती है और चट्टानों को टकरा देने वाली स्पीड पार कर वो ऊपर तक ले जाती है। जरा सा अगर कहीं स्पीड धीमी हो जाती है तो कार उलट जाती। इतनी रिस्की ड्राइविंग करने के बाद अगले फ्रेम में दिखाते हैं कि कार 2 बड़ी चट्टानों को तोड़ती हुई उनके बीच से निकल जाती है। अब लिल्थ कहती है, मुझे रास्ता मिल गया है। फिर क्या, सैंड्रा की कार हवा से बातें कर रही होती है। कट करके हॉस्पिटल दिखाते हैं। एक स्ट्रेचर में सैंड्रा और दूसरे में डेविड को हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे होते हैं। बेटे को इस हालत में देखकर सैंड्रा अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर दिखाते हैं कि सैंड्रा आंखें खोलकर देखती है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है। पास ही दूसरे बेड पर डेविड लेटा हुआ है। उसका सांस लेना भी नजर नहीं आ रहा है। सैंड्रा रोने लगती है। तब डेविड उसकी तरफ मुड़कर धीरे से कहता है, सैंड्रा। तब दिखाते हैं कि सैंड्रा एक लंबी सांस लेकर स्माइल करती है। वह इसे कहते हैं यार्ड सीन। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो बताइए कैसी लगी